नमस्ते बच्चों, आइए आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे चैनल विजेता चैनल में। और मैं हूं आपके साथ आपकी अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। तो बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का, वो है पाठ 4 और उसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। बच्चों, आप बता सकते हैं कि कार्बन और उसके जो यौगिक है वो हमारे जीवन में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? मतलब आप देखिए कि प्रकृति में जो कार्बन है वो 0.02% खनिजों के रूप में मिलता है। CO2 आप सब जानते हैं कि 0.03% जो है वो CO2 के रूप में कार्बन मिलता है। इतना कम ऊपर होते हुए भी, भूप्रपटि पर होते हुए भी, इसके जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या है वो करोड़ों में है बच्चों। तो इसमें ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम इस मतलब ये जो है करोड़ों की संख्या में अपने यौगिक बना लेता है और हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है? आपको पता है बच्चों कि ये जो हमारा जो पूरा जो खान पान है, अनाज वगैरह, जो सब सारी चीज़ें जो हम खाने पीने की है, हमारा जो पूरा शरीर है वो सब कार्बनिक यौगिकों से ही बना है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसकी वजह से हमारा भोजन बनता है, इन सारी ही प्रक्रियाओं में जो कार्बन होता है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बच्चों। तो आइए हम लेसन को शुरू करते हैं जिसका नाम है, दोबारा फिर से बता रही हूँ, कार्बन तथा उसके यौगिक। बच्चों, आवर्त सारणी में जो कार्बन का परमाणु संख्या है वो है 6 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या मानी जाती है वो मानी जाती है 12। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसकी प्रदर्शित की है। ये नाभिक है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। आपको पता है फर्स्ट वाले जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन मा सकते हैं। तो ये क्रॉस के द्वारा मैंने इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया है। फिर 6 है परमाणु संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कक्षा में आ चुके हैं, तो सेकंड कक्षा में कितने आएंगे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, यानी इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। ठीक है, तो अब इससे पहले वाले जो लेसन में हमने पढ़ा था वो आयनिक यौगिकों में पढ़ा था कि आयन्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके, उनके गुण भी पढ़े थे हमने। लेकिन यहाँ पर बच्चों देखिए, कार्बन की एक विशेष बात क्या है कि न तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, तभी ये स्थायी हो पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने और ग्रहण करने की तुलना में बच्चों क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की तुलना में कार्बन दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके यौगिक बनाता है और स्थायी हो जाता है। बाहरी कक्ष में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उत्कृष्ट गैस विन्यास जैसा इसका विन्यास हो जाएगा, तो फिर ये स्थायी हो जाएगा। इस प्रकार कार्बन इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी करके सहसंयोजक आबंध कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा 2 परमाणुओं के बीच में वो क्या कहलाएगा बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध। और अन्य परमाणु भी, कार्बन और अन्य परमाणु के बीच तो हो ही गया ये कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन साथ ही जो प्रकृति में और जो तत्व पाए जाते हैं वो भी यदि अगर आयन नहीं बना रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये आबंध बनाते हैं और उत्कृष्ट गैस विन्यास जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। जिस भी तत्व का उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाएगा वो स्थायी हो जाता है, पता ही है आपको। देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट जो हमारी आवर्त सारणी में आता है वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कक्ष में एक ही कक्ष होता है उसका, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए दूसरा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब दोनों साझेदारी कर लेंगे तो इसका खुद का तो था ही सही, और इसके पर भी इसका अधिकार हो जाएगा, दूसरे वाले तत्व के हाइड्रोजन पर भी इसके इलेक्ट्रॉन का जो है वो अधिकार हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले हाइड्रोजन का अधिकार भी इन दोनों पर हो जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, एकल बॉन्ड के द्वारा H और H आपस में जुड़ जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, यहाँ पर H2 बन जाता है। इस प्रकार से और जो बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं, जो एक और उदाहरण लिया है वो Cl2 लिया है बच्चों। ठीक है, तो हाइड्रोजन के
बाहरी कक्ष में इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो पहली कक्षा होनी चाहिए। और अगर अन्य कक्षाएं हैं 2, 3, 4, 5 हैं तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन उनके लिए आवश्यक होते हैं। तो हाइड्रोजन पहले ही नंबर का तत्व है, आपको पता है परमाणु संख्या इसकी 1 है, तो इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये स्थायी हो गया है। सेकंड, ऑक्सीजन लिया है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दिखा दिए है मैंने ये क्रॉस के द्वारा। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को बाहरी कक्ष में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ के इसके 2 इलेक्ट्रॉनों पर से भी साझेदारी ये कर लेता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाते हैं। और क्योंकि 2 युग्म की साझेदारी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाता है बच्चों, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी उतने ही बॉन्ड हम लगा देंगे। तो इस तरह से जो O2 परमाणु बनता है, O2 अणु बनता है, उसमें O और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ऑक्सीजन ही आपस में जुड़े। अब H2O वाले अणु में देखिए आप, इस वाले अणु में तो दोनों हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ये इससे एक हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की दूसरे वाले हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेता है। तो हमारे पास में H2O का जो परमाणु है, पानी का एक अणु, वो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। स्थितियों पर निर्भर करता है कि वो डबल बॉन्ड बनाएगा या सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो देखिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही दूसरे परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से जो नाइट्रोजन का अणु होता है उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और N2 के द्वारा हम उसे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब NH3 में देखिए, NH3 में वो H के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो वहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो वो 3 हाइड्रोजन से क्रिया करके 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके NH3 का अणु बना लेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये हमारा आ गया कार्बनिक यौगिक। कार्बन के बाहरी कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके और 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में कर लेता है। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की जो आवश्यकता थी वो पूरी हो गई है। तो ये देखिए, इस तरह का बॉन्ड बन जाता है और CH4 मीथेन जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। जो अधिकतर हमारे ईंधन है, कार्बनिक ईंधन बच्चों, उसमें CH4 जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस आबंध वाले, अब ये जो आबंध तो बन जाते हैं, इन आबंध वाले अणुओं में, यौगिकों में गुण कौन कौन से पाए जाते हैं बच्चों? तो इस आबंध वाले अणुओं में अंदर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरा अणु बल दुर्बल होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं बच्चों वो बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये विद्युत का चालन नहीं कर पाते, यानी अपनी गलित अवस्था में भी ये विद्युत का चालन करने में सक्षम नहीं होते। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इनके पास में। और क्या है कि ये जल में विलयशील नहीं होते। कार्बनिक यौगिकों में तो ये विलयशील हो जाएंगे बच्चों, लेकिन जल में विलयशील नहीं होते क्योंकि इनके आयंस नहीं बनते हैं, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूव अहेड बच्चों, आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स। यानी अपर रूप्स में क्या होता है बच्चों, आप 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन के जो अपर रूप हैं वो है घेरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अपर रूप का मतलब ये है कि इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, इनकी दिखावट अलग अलग होती है, लेकिन इनके जो रासायनिक गुण होते हैं बच्चों वो समान होते हैं। और ये अपर रूप बनते हैं क्योंकि इनमें जो है तो सभी कार्बन, लेकिन इनके अंदर जो कार्बन का जो विन्यास होता है, जो संरचना है, जिस प्रकार से वो जुड़े हुए रहते हैं, बॉन्ड्स जिस तरह से वो बनाते हैं अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में, वो अलग अलग होता है, इसलिए इनका विन्यास अलग अलग हो जाता है, इसलिए ये अपर रूप कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है हीरा। कार्बन का एक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाता है और बहुत ज़्यादा ताप और दाब के बाद में ये बनता है। आजकल बच्चों बहुत ज़्यादा ताप और दाब उत्पन्न करके कृत्रिम रूप से हीरे भी बनाए जाते हैं और हीरा जो है वो अब तक का ज्ञात सबसे कठोरतम जो यौगिक है वो माना जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। इसमें ग्रेफाइट जानते हैं ना बच्चों, पेंसिल में जो नोक आती
आती है जिससे हम लिखते हैं, वो होती है ग्रेफाइट। तो इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक ही तल पर आबंध बनाता है, जिसमें जो एक आबंध होता है वो द्विआबंध होता है। षटकोणीय संरचना मिलती है, और ये जो षटकोणीय संरचनाएं होती हैं वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक परतों के रूप में होती है। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वो चिकना होता है, परतदार होता है और विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों ये एक अपवाद है, हमने पढ़ा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन का ये जो अपर रूप है ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है फुलरिन। इसमें जो कार्बन परमाणु है वो पंचकोणीय या षटकोणीय संरचना बनाते हैं, एकल या द्विआबंध द्वारा ये जुड़ सकते हैं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बच्चों, बंकमिस्टर फुलर, उन्होंने C60 अणु की खोज की थी जो कि फुटबॉल जैसा दिखाई देता था, और इनकी जो संरचना थी जियोडेसिक गुंबद, उसके समान ये संरचना दिखाई दे रही थी। इसलिए इस फुलरिन को बंकमिस्टर फुलरिन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति का क्या मतलब है कि कार्बन इतने करोड़ों की संख्या में यौगिक बना कैसे लेता है, ऐसे कौन से गुण होते हैं उसके पास में, वो सभी से क्रिया कर लेता है। तो हम देखते हैं कौन से गुण होते हैं उसके अंदर। फर्स्ट है कि सहसंयोजी बंध प्रवृत्ति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। आयन का इसको कोई चक्कर ही नहीं है, आयन की कोई टेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं कि ग्रहण करने हैं। इसलिए जो भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन वाला मिले, 2 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व मिले, 3 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व मिले, ये किसी भी तत्व के साथ में कैसे भी सहसंयोजक आबंध, साझेदारी इलेक्ट्रॉन की करके और आबंध बना सकता है। सेकंड है कार्बन में श्रृंखलन, कैटेनेशन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण समझते हैं बच्चों। श्रृंखलन के गुण का मतलब है कि एक कार्बन अनेकों कार्बन परमाणुओं के साथ में क्रिया कर सकता है। बहुत सारे कार्बन, करोड़ों की संख्या में कार्बन परमाणुओं के साथ में ये आपस में किसी भी ढंग से, एकल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, किसी भी ढंग से ये जुड़ सकता है और किसी भी संरचना में जुड़ सकता है। तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिस कारण ये अपने यौगिकों में से लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, वलय संरचना किसी भी प्रकार से व्यवस्थित होकर अनेक यौगिक बना लेता है। ठीक है बच्चों। थर्ड जो है कि कार्बन में अन्य परमाणुओं से एकल, द्वि तथा त्रि आबंध बनाने की क्षमता होती है। ये आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, फलस्वरूप बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो स्थायी होते हैं। इसमें कार्बन का छोटा आकार भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों इसके अंदर, जिसमें से 4 बाहरी वाले कक्ष में होते हैं। तो अब जो छोटा सा आकार है, 2 ही कक्षाएं हैं और 6 प्रोटॉन उसके अंदर हैं। तो वो जो 6 प्रोटॉन होते हैं वो सहभागी इलेक्ट्रॉन्स को भी मजबूती से पकड़े रहते हैं, इसलिए जो बनने वाला जो यौगिक होता है वो स्थायी होता है। और लास्ट है कि कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं, खुद कार्बन से तो ये जुड़ ही सकता है, तो कार्बन के अन्य 4 कार्बन परमाणुओं व कई अन्य एक संयोजक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और ऐसे और बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, के साथ भी ये आबंधन की क्षमता रखता है। इस वजह से ये न सिर्फ कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, बल्कि ये अन्य किसी भी तत्व के साथ भी आसानी से जुड़ सकता है। तो ये सारे गुण होने के कारण कार्बन की जो प्रवृत्ति होती है वो सर्वतोन्मुखी होती है, यानी कि ये बहुत सारे यौगिक, करोड़ों की संख्या में यौगिक बना सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं कार्बन के संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक। तो संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? तो ऐसे यौगिक बच्चों जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, वो वाले जो यौगिक बनेंगे वो सब संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। और संतृप्त यौगिक जो होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते बच्चों। ठीक है, तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि कार्बन परमाणु की सभी 4 संयोजकताएं जो हैं वो एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती हैं। उदाहरण देखिए, मेथेन, एथेन, कुछ भी हो सकते हैं। तो मेथेन देखिए CH4 होता है, आपको पता है। C जो है हाइड्रोजन के से एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये साझा करके जुड़ा हुआ है, तो सारे जगह सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से एथेन देखिए C2H6, इसमें भी ये देखिए आप C2 और H6 हैं, सभी में सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, वो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब आ गए असंतृप्त यौगिक। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ हो,
ऐसे वाले जो यौगिक रहते हैं वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और असंतृप्त यौगिक जो है वो संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं बच्चों, ठीक है। उदाहरण एथीन, एथाइन, प्रोपाइन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखते थे हम, एथीन C2H4 इसका वो रहता है फॉर्मूला। C2 तो C और C के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी की जो दो संयोजकता है वो एक एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा ये जुड़ी हुई है। तो C2H4 में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, दिख रहा है आपको। इसी तरह से C3H4 प्रोपाइन, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोपाइन है तो 3 कार्बन है इसके अंदर, ये वाला जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के द्वारा, और ये वाला जो एक संयोजकता बची तो ये 1 हाइड्रोजन के द्वारा। इस तरह से ये हो जाता है C3H4 प्रोपाइन। तो इस तरह से जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक, वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है संरचनात्मक समावयन, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है देखते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। यानी कि उनका जो अणु सूत्र होगा, जो आणविक सूत्र होगा वो समान होगा, और जो इनकी संरचनाएं बनेगी, कार्बन का जो जमने का मेथड है, किस तरह से वो श्रृंखलाएं बना रहा है, वो अलग होगा। तो C4H10 को हम देखते हैं बच्चों। ये देखिए कार्बन की सीधी श्रृंखला है, इसमें जो कार्बन है, सारे के सारे जो कार्बन है चारों, वो एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। बीच वाले जो कार्बन है उनकी 2 समावयवता खाली रहती है, तो ये दोनों हाइड्रोजन से संतृप्त हो जाती हैं। और ये जो लास्ट वाले कॉर्नर वाले जो कार्बन रहते हैं, इनकी 3 संयोजकताएं खाली रहती हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन से संतृप्त हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम कार्बन की शाखित श्रृंखला देखते हैं। तो ये कार्बन के देखिए 2 कार्बन जो है वो इस तरह से जुड़ गए हैं, और दोनों कार्बन से, इस सेकंड वाले कार्बन से एक कार्बन इस तरह से और एक कार्बन इस तरह से शाखित श्रृंखला बनी हुई है। ये वाला जो कॉर्नर वाले कार्बन है वो 3-3 हाइड्रोजनों से, ये इस कार्बन की देखिए 3 संयोजकताएं पूरी हो रही है, 1 संयोजकता बची है तो ये 1 हाइड्रोजन से, और इस वाले कार्बन की फिर से 3 संयोजकताएं खाली है तो ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो इस तरह से इनका जो आणविक सूत्र है C4H10 दोनों का समान है, लेकिन इनकी जो श्रृंखला है वो देखिए आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बच्चों की दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा संरचनात्मक समावयन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं कि कार्बन के कई ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु वलय के आकार में भी व्यवस्थित होते हैं। तो वलय के आकार में व्यवस्थित होने वालों में से हैं उदाहरण साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन है, आपको पता चल रहा है कि एल्केन है वो, तो ये जो 6 कार्बन है, हेक्सेन का मतलब आप समझ गए होंगे कि 6 कार्बन, तो 6 जो कार्बन है वो वलय के रूप में एक दूसरे से रिंग के रूप में जुड़ जाते हैं बच्चों। इस तरह से श्रृंखला न बना के और वो जुड़ के और गोल रूप में आ जाए, रिंग के रूप में आ जाए किसी भी तरह से। तो ये देखिए षटकोणीय रिंग यहाँ पर बन गई है, जितनी जिसकी समावयवता खाली थी उतने वहाँ पर जुड़ गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन की 2 जो संयोजकताएं हैं वो खाली हैं हर कार्बन की, तो हर कार्बन की 2 संयोजकताएं खाली होती है, तो ये 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन से ये जुड़ जाता है और दोनों तरफ ये कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से C6H12 को हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से एक जो अन्य है बेंजीन, वो बेंजीन कार्बनिक यौगिक के रूप में इसका उपयोग होता है, और उस बेंजीन में बच्चों होता तो वो भी षटकोणीय ही है, लेकिन एक छोड़ के एक एकांतर क्रम में इसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इसका आणविक सूत्र क्या हो गया C6H6। देखिए अब जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए थे वहां पर एक एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पर हर किसी के साथ एक एक ही समावयवता इस तरह से सेट होती है इसमें कि एक एक ही हाइड्रोजन इसके अंदर हो पाता है। तो इसका जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है C6H6, ठीक है। तो इस तरह से एल्कीन, बेंजीन एल्कीन का उदाहरण है। तो हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो वलय के आकार में भी यौगिक बनाता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, वे यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त का मतलब आप समझ गए होंगे, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, एकल बंध है,
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं। उदाहरण अपन कह सकते हैं CH4, C2H6। इसी तरह से असंतृप्त द्विआबंध वाले, अब असंतृप्त जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, द्विआबंध डबल बॉन्ड वाले और त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो द्विआबंध वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन कहलाते हैं। उदाहरण हो गया C2H4 और C3H6। और असंतृप्त त्रिआबंध वाले हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्काइन कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। इसके उदाहरण है C2H2 और C3H4। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों प्रकार्यात्मक समूह। ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फंक्शनल ग्रुप, तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? तो कुछ तत्व या समूह जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर कार्बन की संयोजकताओं को संतुष्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं और स्वयं उसके स्थान पर लग जाते हैं और उन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जो लगे हैं हाइड्रोजन को हटा करके, क्लोरो लग गया, ये सारणी यहाँ पर बनाई हुई है, जो भी कुछ लग जाता है तो वो उनको विशिष्ट गुण भी प्रदान करता है, तो वो प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। और ये गुण कार्बन की श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। सारणी में कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे विषम परमाणु, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं अभी, तो उसकी जगह पर कौन सा परमाणु आ रहा है? तो Cl और Br, क्लोरो और ब्रोमो, ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आ रहा है तो उनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। क्लोरो आ रहा है तो क्लोरो लगाएंगे और ब्रोमो आ रहा है, Br ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमो शब्द का उपयोग करेंगे। और किस तरह से लगाएंगे? हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा देंगे और ब्रोमीन लगाना है तो ब्रोमीन लगा देंगे। यहाँ पर इसको बोलेंगे क्लोरो एल्केन और यहाँ पर बोलेंगे ब्रोमो एल्केन, ठीक है बच्चों। अब ऑक्सीजन अगर प्रतिस्थापित होता है हाइड्रोजन को हटा करके, तो क्या क्या होता है? पहला जो ऑक्सीजन वो होता है, अलग अलग रूपों में होते हैं, तो एल्कोहल के रूप में हुआ तो लगेगा OH, हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप लग जाएगा। एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड के रूप में होता है तो लगेगा CHO ग्रुप। C और H वही के वही हैं, तो O ग्रुप हम कह रहे हैं कि O ग्रुप हो रहा है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड CHO वाला जो पूरा ग्रुप है वो एल्डिहाइड कहलाता है। कीटोन, कीटोन में CO, O जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, इधर कुछ भी आ सकता है, इधर कुछ भी आ सकता है, यानी कि ये जो कीटोन वाला ग्रुप है वो कार्बन श्रृंखला के बीच में लगेगा, कहीं पर कोने में नहीं लगेगा। ये जो है वो कॉर्नर पे भी लग सकते हैं, लेकिन ये वाला जो देखिए इधर भी संयोजकता खाली है, इधर भी संयोजकता खाली है, तो ये कीटोन वाला जो ग्रुप है वो कार्बन श्रृंखला के बीच में लगेगा। ये हो गया कीटोन। और फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH। यहाँ पर दो ऑक्सीजन हो जाते हैं तो किसी में भी ये भी कोने में ही लगेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हमें दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कुछ ये यौगिक हैं जो कुछ फंक्शनल्स ग्रुप हैं जो उसमें यौगिकों में लग जाते हैं, कार्बनिक यौगिकों में, और उन्हें वो विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। क्या होती है भाई समजातीय श्रेणी? तो कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। प्रकार्यात्मक समूह अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो एक ही प्रकार का है, OH लग रहा है तो सभी में ही OH लगे जैसे, तो प्रतिस्थापित करता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती भी हो। देखिए जैसे बच्चों CH3OH है, C से बढ़ गया C2H5OH, C2 यहाँ पर था, C3 बढ़ गया है C3H7OH, और C3 यहाँ था, अब C4 यहाँ हो गया C4H9OH। सभी में देख लीजिए एक एक CH2 बढ़ता जा रहा है और सभी में हमने OH एक ही प्रकार्यात्मक समूह लगाया है। हम यहाँ पर इस तरह के असंख्य कार्बनिक यौगिक लिख सकते हैं बच्चों। तो जो OH समूह की वजह से जो इसमें विशेष गुण आएंगे उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कार्बन के जो यौगिक है, कार्बन की संख्या है वो कितनी भी बढ़ती जाए बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से एक ही फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इसकी कार्बन की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसकी वजह से जो विशिष्ट गुण यौगिकों में आते हैं वो सभी में ही समान रहते हैं, ठीक है। तो इन सभी के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता होती है। तो समजातीय श्रेणी में क्रमिक रूप से CH2 का अंतर होता है। अभी हमने देखा एक कार्बन बढ़ जाता है और इसी तरह से दो हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, तो CH2 का अंतर होता है। और द्रव्यमान संख्या में कितना अंतर आ जाएगा बच्चों? कार्बन की 12 और हाइड्रोजन की 2, तो 14। तो द्रव्यमान में 14 U का अंतर होता है। ये वाला जो है फिलिप्स, ये वाले जो आपको मैंने लिख रखे हैं ये फिलिप्स के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्या है कि समजातीय
की श्रेणी में गलनांक, क्वथनांक, विलयशीलता जैसे भौतिक गुणधर्म क्रमबद्धता दर्शाते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है ना, तो ये क्रमबद्धता दर्शाते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह पर निर्भर जो सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो समान ही होते हैं, उनमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती। वो यहाँ पर जैसा है वैसा ही वो लास्ट तक भी रहेगा। OH समूह की वजह से, जो प्रकार्यात्मक समूह की वजह से जो गुण उसमें प्रदर्शित होता है। ठीक है बच्चों, अब है कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। कई बार आ जाता है, सिंपली भी आ जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए, और या फिर आपको N अगर इतना है तो एल्केन का इसके बारे में सूत्र बताइए। N आप इलेक्ट्रॉन वो जो भी आपको दे रखा है वो लिख देंगे, और H2n+2 लिखा हुआ है, इसमें मान रख के वैल्यूज रख के आप उसका मान निकाल देंगे। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n, और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n-2। क्लियर बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कुछ भी सूत्र देकर के इनका नाम आप रासायनिक नाम लिखिए। तो जो रासायनिक नाम हम देते हैं वो विभिन्न नियमों के अंतर्गत देते हैं। तो हम नियम देख लेते हैं कि नियम कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नियम है यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो परमाणु संख्या कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, जैसे C ये इस तरह से, ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो आप क्या बोलेंगे उनको, तो 3 कार्बन वाला जो यौगिक है उसे प्रोप बोला जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड उसमें लगा हुआ है तो सभी को, मतलब सिंगल ट्रिपल सभी के अनुसार हम फिर आगे उन्हें संशोधित कर देंगे। लेकिन 1 कार्बन वाली संरचना है तो उसे मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन वाली है तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन वाली है तो प्रोप बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, और इस तरह से जो श्रृंखलाएं हैं बच्चों वो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बढ़ती जाती है। तो जो मूल रूप से आएगा वो आपको पहचानना है कि कितने कार्बन हैं और हम इससे क्या नाम देंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा नियम है कि प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इनको पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। पूर्व लग्न यानी कि पहले लगेगा और अनुलग्न का मतलब बाद में लगेगा। तो किस तरह से हम दर्शा रहे हैं देखिए, C3H7Cl इसका पूर्व लग्न लगेगा तो इसको हम बोलेंगे, पहले लगेगा तो Cl का यहाँ पे लग गया क्लोरो, और C3 क्या था अभी, प्रोप था, तो और सिंगल बॉन्ड है सब में तो क्लोरो प्रोपेन ये हो जाएगा। इसी तरह से प्रोपेनोल OH हमने अभी पढ़ा था तो OH लगेगा तो वो हो जाएगा C3H7, वही C3 वाली श्रृंखला ही हम यहाँ पर सब जगह ले रहे हैं। तो C3 वाली है तो प्रोप तो है ही सही, और OH इसके अंदर लग गया तो ये हो गया प्रोपेनोल, एल्कोहल का सूत्र था OH इसमें। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर CHO ग्रुप लग गया है C2H5CHO। इसको अगर मैं संरचना बनाऊं तो इस तरह से ये बन जाती है। CHO जो ग्रुप है वो लास्ट में यहाँ लग जाता है, तो इसका नाम क्या है, ये एल्डिहाइड हो गया। CHO ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर तो लग रहा था पूर्व लग्न पहले, और यहाँ पर दोनों जगह पर लग रहा है अनुलग्न यानी कि बाद में। तो ऑल जो है वो अनुलग्न है, इसी तरह से एल जो है वो अनुलग्न है। CHO के आगे एल अनुलग्न लगता है और OH के लिए, एल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर प्रकार्यात्मक समूह उसमें लगे हुए हों तो वो अनुलग्न के रूप में लगेगा या पूर्व लग्न के रूप में लगेगा। ये हमने आगे यहाँ पर नीचे सारणी बनाई हुई है, अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो उसमें से देख के आपको एक बार उससे देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पर हमें अनुलग्न लगाना है और कहाँ पर हमने पूर्व लग्न लगाना है। ठीक है बच्चों, थर्ड जो हमारा नियम आता है कि यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न के आधार पर नाम दिया जाना है, यानी बाद में लगाना है हमें, तो उसी के आधार पर नाम दिया जाना है। ये इस वाले उससे हमें पता चलेगा कि पूर्व लग्न के रूप में लगेगा कि अनुलग्न के रूप में लगेगा। तो उसके आधार पर अगर नाम दिया जाना है और प्रकार्यात्मक समूह का प्रारंभ AEIOU से हो रहा हो तो कार्बन श्रृंखला का E हटाकर, आपको पता है एल्केन, ब्यूटेन, प्रोपेन जो भी कुछ आएगा सभी में E लग रहा होगा लास्ट में, तो उस E को हटाकर, यदि AEIOU से शुरू हो रहा है तो उस लास्ट वाले E को हटाकर हमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करना है। जैसे देखिए बच्चों,
कीटोन लगाना है मान लीजिए हमें। कीटोन का अनुलग्न होता है ONE। कीटोन का मतलब समझ गए होंगे आप, CO। और CO जो लगेगा वो क्या था, अभी मैंने बताया था कि बीच में लगता है। CO ग्रुप को हमें लगाना है, अनुलग्न लगेगा इसका ONE। तो देखिए O से शुरू हो रहा है, और O से शुरू हो रहा है तो ये देखिए प्रोपेन की स्पेलिंग क्या है, PROPANE। ई लास्ट में, सभी के लास्ट में ई आता है। इसको हम ई को हटा देंगे, ये माइनस ई कर दिया हमने। माइनस ई करते ही क्या हो जाएगा, प्रोपेन, PROPAN हो जाएगा। अब क्या लगाना था, अनुलग्न क्या है, ONE। तो ये लिख दिया ई हटाकर, और ONE हमने इसके अंदर जोड़ दिया। तो अब जोड़ के देख लीजिए आप क्या हो जाएगा, PROPANONE। तो क्या हो गया, प्रोपेनोन। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला यौगिक होगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। इसी तरह से हमें अनुलग्न और पूर्व लग्न लगा करके और यौगिकों के नाम लिखने हैं बच्चों। आपकी बुक में एक सारणी दी हुई है, 4.4 सारणी है, उसमें से देख के आप इसको कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, देखिए यौगिकों के प्रकार। हेलो एल्केन अगर होता है तो पूर्व लग्न के रूप में हम क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो क्लोरीन और ब्रोमीन ही लगते हैं, आपको पता है, तो क्लोरो और ब्रोमो लगाते हैं। अगर ये देखिए Cl लगाया है तो C3H7Cl, ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। अगर Br लगाया होता C3H7Br तो हो जाता ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल में अनुलग्न अभी हमने आके पढ़ा था OL होता है, अनुलग्न के रूप में लगाएंगे यानी पीछे लगाएंगे, OL लगेगा तो C3H7OH तो ये हो जाएगा प्रोपेनोल। इसी तरह से एल्डिहाइड अनुलग्न के रूप में AL लगेगा, L। तो देखिए प्रोपेनेल, CH3CH2CHO, उसको संरचनात्मक रूप से इस तरह से लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा प्रोपेनेल। कीटोन CO ग्रुप और अनुलग्न लगेगा ONE, CH3COCH3, ये हो जाएगा प्रोपेनोन। सभी हम 3 कार्बन वाले पढ़ रहे हैं, प्रोपेन वाले पढ़ रहे हैं, तो सभी में हम प्रोप वाला उदाहरण हमने लिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें अनुलग्न हो जाएगा ओइक एसिड, CH3CH2COOH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक। ई हटा के OIC लग गया तो प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से बच्चों ये नियम अगर हम अपनाएंगे तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम है वो हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ। बच्चों नामकरण की श्रृंखला में जो चौथा नियम है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों के लिए है। बाकी के 3 नियम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए भी सेम ही होंगे। अब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया है उसको कार्बन श्रृंखला को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में नाम में दिए गए अंतिम ANE को, ये अंतिम ANE को हटाकर ENE, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ENE से और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE से प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए बच्चों उदाहरण, ये प्रोपेन था, CH3 CH2 CH3, सब सारे इसमें सिंगल बॉन्ड हैं। अब हमारे पास में आ गया है डबल बॉन्ड, वही 3 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो गया है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते ही ये जो ANE है वो हट जाता है और क्या लग जाएगा, ENE। तो देखिए PROP, यहाँ तक हमने ऐसे कैसे ही लिख दिया है, और ANE को हटाकर ENE, क्योंकि ENE अनुलग्न है ENE, तो इसको हटा करके हमने ANE को हटाकर ENE को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, प्रोपीन। ठीक है, तो इस तरह से इन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ये देखिए ये सिंपल प्रोपेन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, असंतृप्त यौगिकों में परिवर्तित कर दिया हमने। ट्रिपल बॉन्ड लगाने से वही ANE को हटाकर अब क्या प्रतिस्थापित करना है हमें, YNE, तो ये YNE प्रतिस्थापित कर दिया, अनुलग्न YNE है क्योंकि इसका, तो अब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। तो इस तरह से बच्चों ये 4 नियम है मेनली, डबल बॉन्ड वाले हों, ट्रिपल बॉन्ड वाले हों, क्लोरो ब्रोमो वाले हों या कोई भी। बच्चों ये आपने देखा कि क्लोरो और ब्रोमो होता है तो ही हम पूर्व लग्न लगाते हैं, बाकी के जो और सारे फंक्शनल्स ग्रुप हैं उनके लिए हम अनुलग्न पीछे ही लगाते हैं, आगे की तरफ नहीं लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से इन नियमों को अपनाकर हम कोई भी कार्बनिक यौगिक हमें दिया हुआ हो उन सभी का नामकरण हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ, ये आशा करती हूँ कि आपको जो यहाँ तक का लेसन है वो समझ में आ गया होगा। इस कार्बन तथा उसके यौगिक का जो आगे वाला भाग है, कार्बनिक यौगिकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, इनके रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, ये हम वीडियो के अगले अंक में पढ़ेंगे। इस अंक में मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।